किसान महापंचायत में हमारे उपस्थित सभी हमारे आदरणीय किसान, इस किसान महापंचायत में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे किसान नौजवान उपस्थित, माताएं बहनें, समाजवादी पार्टी के सभी साथी, पत्रकार साथियों और मंच पर बैठे हुए हमारे बहुत सारे बड़ी संख्या में जो सभी वरिष्ठ नेता हैं, आदरणीय रामजिया सुमन जी, आदरणीय पूर्व विधायक जफर आलम साहब, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में रहे केंद्रीय मंत्री आदरणीय सलीम शेरवानी साहब, पार्टी के सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक, पूर्व हमारे एमएलसी, चुनाव लड़ने वाले संगठन के सभी पदाधिकारी, क्योंकि अगर नाम लिया जाएगा तो बड़ी संख्या और बड़ी सूची हो जाएगी, इसलिए मंच पर उपस्थित और मंच के नीचे हमारे बहुत जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता दिखाई दे रहे हैं जो दाईं तरफ खड़े हैं। इसी तरह बाईं तरफ छोटे मंच पर बड़ी संख्या में नेता हैं, हमारी माताएं बहनें हैं। मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूं और इस कार्यक्रम के लिए और इसमें कार्यक्रम में बुलाने के लिए इसी क्षेत्र में और इसी जनता के बीच में लगातार संघर्ष करने वाले कई बार रहे विधायक, सांसद ब्रजेंद्र सिंह जी को और हम अपनी समाजवादी पार्टी के गिरीश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहते हैं। मैं मंच से अभी सुन रहा था, न केवल हम आप आज कह रहे हैं, जिस दिन से हमारे किसानों ने आंदोलन शुरू किया है, जिस दिन से ये आंदोलन किसानों का शुरू हुआ है, कोई भी राजनीतिक दल, पार्टी बनी रही होगी, उसने एक ही नारा दिया, जय जवान जय किसान। और जब मैं इस महापंचायत में देख रहा हूं तो हमारे बहुत सारे बुजुर्ग किसान बैठे हैं, ये नौजवान दिखाई दे रहे हैं। और आज ये मैं कह सकता हूं, जब आंदोलन का 100 दिन हो गए, दिल्ली में किसान बैठे हैं, जब 100वां दिन आज शुरू हो रहा है, मुझे पूरा भरोसा इन किसानों और नौजवानों पर। ये किसान और नौजवान तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक देश का ये किसानों का 3 कानून वापस नहीं हो जाएंगे। और हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिलाते हैं कि ये लड़ाई जरूर आपकी है, ये लड़ाई किसान भाइयों आपकी जरूर है, लेकिन इस लड़ाई से हमारे भारत का और हमारी भारत की मिट्टी का भविष्य जुड़ा हुआ है, इसलिए हम आपके साथ ईमानदारी से खड़े हुए हैं। सोचो, कभी हमारे बुजुर्ग यहां बैठे हैं, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी खेती करती आई है। एक पीढ़ी ने खेती की, अपने दूसरी पीढ़ी को खेती के लिए तैयार कर दिया। हमारी पीढ़ी, ये बैठ जाए हमारे बुजुर्ग दादा जो कह रहे हैं, इनका कहना मान लो, ये दाएं वाले लोग, ये दाएं हाथ पे जो है उनका कहना मान लो, बैठ जाओ बैठ जाओ, ताली मत बजाओ, बैठ जाओ। आपसे निवेदन कर रहे हो, बैठ जाइए आप लोग। उन्हें बैठने के लिए नहीं, आपको बैठने के लिए कह रहे हैं भाई। हमारे बुजुर्ग जानते हैं। सोचो, अभी खेती नहीं होती, अगर ये हमारे खेत नहीं होते, खाने का आप पैदा नहीं करते, अगर हमारे किसान अन्नदाता अगर खेती ना करें, तो बताओ जीवन क्या है धरती पर। क्या हम बिना खाए हम कितने दिन जिंदा रह सकते हैं। और ये जो सभा में आए हैं,
हम जानते हैं सभा कई बार चलने लगती है तो हम मंच पे कहते हैं कि देखो खाने का समय हो गया है, पेट खाली हो गया इसलिए लोग जा रहे हैं। सोचो अगर खाना नहीं होगा, खेती नहीं होगी तो जीवन कैसे चलेगा। इसलिए खेत और खेत में काम करने वाले किसान हमारा जीवन चलाते हैं। हम लोग जिंदा इसलिए हैं क्योंकि हमें इनकी मेहनत से खाने को मिलता है। और अभी तो हमने वैश्विक महामारी देखी है, हम लोगों ने वैश्विक महामारी देखी अभी, और न केवल हम, आप सब न जाने कितनी तकलीफ में रहे। ये वैश्विक महामारी ऐसे नहीं आती है, और जो वैश्विक महामारी आई उसके कारण हमको घरों में रहना पड़ गया, हम लोग परेशानी में रहे और घरों में बंद रह करके अपनी बीमारी से बचते रहे। हम लोग वैश्विक महामारी की वजह से कहीं निकल नहीं पाए, हमारा कारोबार ठप हो गया। हमारे आपके छोटे दुकानदार, ठेला लगाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, गरीबी में जीवन यापन करने वालों का सब कारोबार खत्म हो गया। वो कारोबार नहीं कर पाए। अगर उस समय भी वैश्विक महामारी के सामने कोई अपने खेत पर निकला तो वो केवल किसान था, और किसान की वजह से आज हमारा देश बच गया। ये जो सरकार कभी कभी आंकड़े दिखाती है कि हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी है, अगर अर्थव्यवस्था को हम देखें अपने, और ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूं, चाहे ये पत्रकार हों, ये भी जानते हैं ईमानदारी से, अगर हमारे किसानों ने खेतों में काम नहीं किया होता तो हमारा देश बर्बादी की कगार पर चला जाता। हमारे देश में को दुनिया में अपमानित होना पड़ जाता। ये किसान हैं जिन्होंने हमारे देश का सम्मान बचाया, उस वैश्विक महामारी में अपनी पैदावार को कम नहीं होने दिया, ईमानदारी से काम करते रहे। और वैश्विक महामारी आई, हमने आपने मुंह बंद कर लिया। हम लोगों ने ऐसे मास्क बनवाए, नाक और मुंह बंद हो गया। इस बीमारी से बचने के लिए बताओ, हमने आपने अपने नाक और मुंह बंद किए कि नहीं किए? बताओ। कोई नहीं बचा, डर रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन किसान भाइयों और नौजवानों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि वैश्विक महामारी ने हमारे नाक और मुंह बंद करा दिया, लेकिन पता नहीं किन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की आंख और कान बंद कर दिए हैं, जिन किसानों की ये सुनवाई नहीं कर रहे और तकलीफ और परेशानी को देख नहीं पा रहे। कौन है जिन्होंने इनकी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे लोगों की आंख बंद कर दी है? कौन लोग हैं जो सुन नहीं पा रहे हैं? बताओ। 200 से ज्यादा किसान आंदोलन में जान दे गया, हमारे किसान शहीद हो गए, 200 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, और न जाने कितनी सर्दी में उनको रहना पड़ गया। हमने आपने वो तस्वीरें देखी हैं क्या किसानों को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली में क्या क्या नहीं किया, क्या क्या हम लोगों ने नहीं देखा? बताओ। जैसे कभी हमने सीमा पर सुना होगा कि सीमा पर ऐसे किया जाता है, वही चीजें हमारे किसान जो हमारे अन्नदाता हैं उनको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया। वो दिल्ली केवल अपनी बात रखने जाना चाहते थे, लेकिन हमारे किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया, अपमानित किया, और इतना अपमानित किया कि हमारा किसान और मजबूत हो गया। और उसने कहा कि सरकार कुछ भी हमें कहती रहे, लेकिन हम सरकार के लड़ करके दिखाएंगे। और 26 जनवरी को ट्रैक्टर लेकर के उन्होंने यात्रा निकालने का काम किया। कोई सोच सकता है कि किसान इतनी महंगाई में ट्रैक्टर में डीजल डलवा करके ट्रैक्टर लेकर के निकले? और वो ट्रैक्टर यात्रा इसलिए ही हो रही थी क्योंकि वो सरकार को जगाना चाहते थे। हमारे किसान शहीद हो गए, सरकार नहीं जागी, हमारे ट्रैक्टरों की आवाज नहीं सुनी,
और पूरे उत्तर प्रदेश और देश में ट्रैक्टर चले हैं। ट्रैक्टरों की भी आवाज और ट्रैक्टरों की भी सम्मान नहीं किया इन्होंने। पता नहीं किस बात का घमंड, किस बात का अहंकार है। और हमारे किसानों पे और हमारे नौजवानों पे झूठे मुकदमे लग गए, न जाने कितनों पे झूठे मुकदमे लग गए। डीजल पेट्रोल नहीं ले सकते, ट्रॉली किसके पास है वो ट्रॉली वाले से या ट्रैक्टर के नंबर निकाल लिए और बताओ कीलें लगा दी, कीलें लगा दी, गड्ढे खोद दिए, आरसीसी का न जाने क्या क्या लगा लिया, आरसीसी की न जाने कैसी कैसी दीवारें बनाई। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे किसानों को नहीं जानते हैं। हमारे ये वो किसान हैं जिन्होंने सदियों से अपनी मेहनत करके और अपनी एड़ी की ठोकर से न जाने कितनी खेत और खेती ठीक कर दी है। ये समय मिलेगा, यही किसान ऐसी ठोकर मारेंगे इन पर, इनको पता नहीं लगेगा कहां जाएंगे ये लोग। अगर ये दिल्ली में बैठ सकते हैं, अगर दिल्ली में बैठ सकते हैं तो यही किसान और यही नौजवान इनको दिल्ली से भी बाहर करने का काम करेंगे। और हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप किसान हो तो हम भी किसान हैं, हम भी किसान नहीं हैं। कोई ऐसा नहीं जो किसान ना हो। बताओ कोई ऐसा है कि जो किसान नहीं है? यहां पर ये सब किसान हैं, मंच पे बैठे लोग भी किसान हैं। हम हो सकता है समाजवादी हों, लाल टोपी पहनने वाले हों, लेकिन हम भी किसान हैं, खेती है। और फिर नेताजी को तो यही तो कहते हो कि धरती पुत्र है नेताजी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जान लें, नेताजी धरती पुत्र हैं तो हम समाजवादी लोग भी धरती पुत्र उसी तरीके से हैं। हम लोग जानते हैं कि कब फसल कौन सी आने वाली है। और अब ये धान, ये जो धान चला गया हमारा, जब किसान को धान की कीमत चाहिए थी एमएसपी, और एमएसपी हमने आपने नहीं तय की, ये सरकार का फैसला था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है कि एमएसपी मिलनी चाहिए। केंद्र बना करके, खरीद के केंद्र बना करके किसानों की फसल की एमएसपी दें, ये व्यवस्था थी। इस व्यवस्था को खराब अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। बताओ धान कितने में बिक गया? अगर धान पैदा हुआ होगा तो 900, 1100, 1200 रुपए में बिक गया, 900, 1100, 1200 में बिक गया। और हमारे मक्का, हमारे यहां बहुत पैदा होती है कन्नौज में मक्का। हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि मक्का कितने में बिक गई। कहां पूछा मक्का? मक्का का कोई हिसाब किताब नहीं, मक्का ऐसे ही चली गई। और अभी तो खुदाई भी चल रही है आलू की, यहां से लेकर के कन्नौज और कानपुर देहात तक, फरक्काबाद, ये पूरी आलू की बेल्ट है। अगर सरकार कहीं आलू खरीदती हो तो बता दो हमें। जो कुछ है घाटा किसान के ऊपर और मुनाफा उद्योगपति ले जा रहे हैं। और आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि जो चीज किसान पैदा करता है उस पर मुनाफा बड़े बड़े लोग कमाते हैं। और इधर लॉकडाउन के अंदर जो ये बीमारी आई, वैश्विक महामारी के अंदर, वो जान गए हैं कि मुनाफा सबसे ज्यादा किस में है। ये उद्योगपति, बड़े बड़े कारखाने वाले, वो जानते हैं कि मुनाफा किधर है। ये 10 महीने 11 महीने में जान गए कि मुनाफा दवाई में और खाने में है। इसलिए उन्होंने चुपचाप उस वैश्विक महामारी के अंदर किसी किसान से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी मजदूर से नहीं पूछा और चुपचाप वो कानून बना दिए। और ऐसे काले कानून हैं कि हमारी खेती भी छिन जाएगी, फसल की कीमत नहीं मिलेगी, और अगर हम अपना न्याय मांगने भी जाएंगे तो हमें कोई न्याय देने वाला भी नहीं है। ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। बताओ भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों पर खेत हैं? मैंने लोकसभा में पूछा, मैंने जब प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना राज्यसभा में,
और आजकल तो सब मोबाइल वाले लोग हैं, कोई ऐसा नहीं जो मोबाइल न चलाना जानता हो या न देख पाता हो। जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो जब हमें लोकसभा में बोलने का मौका मिला तो मैंने पूछा, ये बताओ जहां के राष्ट्रपति जी हैं जिस क्षेत्र के, वहां कहां एमएसपी मिल रहा है हमारे किसानों को? प्रधानमंत्री जी बताएं, जहां से चुन करके आते हैं और जिस प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, यही उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, किसानों, नौजवानों, इसी प्रदेश ने सरकार बनाई है। बताएं प्रधानमंत्री जी कहां पर एमएसपी मिल रही है? और ये दिल्ली वाले मंत्री और प्रदेश वाले मंत्री, दिल्ली वाले मंत्री और प्रदेश वाले मंत्री, न जाने कितने मंत्री हैं, बताओ कहां एमएसपी मिल रही है? ये बीजेपी वाले कहते थे कि हमारी पार्टी का मेंबर बनना है तो मिस्ड कॉल मार दो, मिस्ड कॉल कर दो। हम नौजवान और किसान भाई जानना चाहते हैं, वो बीजेपी वाले नंबर बताएं जिस पर हम मिस्ड कॉल कर दें और हमें एमएसपी मिल जाए, वो नंबर बताएं हमें। और जब हम धान की एमएसपी मांग रहे, गन्ने की बात कर रहे, जब हम लोग, हाँ, पूरे देश के किसान जब एमएसपी की बात कर रहे थे, जब किसान अपने धान की कीमत मांग रहा था, गन्ने की कीमत मांग रहा था, खेती की बात कर रहा था, तो हमारे दिल्ली के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे थे स्ट्रॉबेरी में बहुत मुनाफा है। ये स्ट्रॉबेरी क्या है? हमारे मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कह रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी में बहुत मुनाफा है, और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं स्ट्रॉबेरी में बहुत मुनाफा है। अरे अलीगढ़ के भाइयों, कहां है स्ट्रॉबेरी, ये बताओ हमें। मथुरा में कहां मिल रही है स्ट्रॉबेरी? और यहां तक बात नहीं खत्म हुई, यहां तक बात खत्म नहीं हुई। हमारे मुख्यमंत्री जी को बता दिया कि काला गाजर का कोई हलवा होता है। वो पता नहीं कहां से जानकारी करके आ गए, तो काले गाजर के हलवे की चर्चा कर रहे थे। बताओ, काले गाजर के हलवे की चिंता है उन्हें, हमारे धान की और किसान की चिंता नहीं है उन्हें। तो सोचो आप कि कौन लोग बैठे हैं सरकार में। और अभी ठीक कहा आदरणीय रामजी जासवान जी ने कि देश में 42,000 मंडी होनी चाहिए थी, 42,000 मंडियां होनी चाहिए थी। ये हमारी जो कमीशन बैठे थे उसका रिपोर्ट है, और रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार किया। देश में केवल 7,000 मंडियां हैं। और ये जो सड़क दिख रही है एक्सप्रेसवे, समाजवादी पार्टी ने मंडी बनाना शुरू कर दिया था, और मंडियों के लिए जगह ले ली थी 100-100 एकड़। आप जाइए मैनपुरी इटावा के पास 100 एकड़ जमीन मंडी के लिए ली गई। कन्नौज में आलू के लिए मंडी ली गई, मलियाबाद में आम के लिए ली गई मंडी की जगह। पूरे बुंदेलखंड में हर जिले में मंडियां बनाने का फैसला लिया, मंडी बन गई वहां पर। और हम भी योगा के चक्कर में, जैसे कई बार हम लोग नई नई चीज करने लगते हैं, तो योगा के चक्कर में हम भी फंस गए। तो बाबा रामदेव जी को भी हमने 400 एकड़ जमीन दे दी यहीं पर ग्रेटर नोएडा में। और हमें लगा कि ये मंडी बनाएंगे, हमारे किसान को कुछ मदद करेंगे। लेकिन जैसे योगा वो भूल गए, वैसे वो मंडी बनाना भी भूल गए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, चाहे हमें आपके बीच में इसी एक्सप्रेसवे पे मंडियां बनानी पड़े, सरकार बनाइए, मंडी बनाएंगे, मंडी की व्यवस्था को बेहतर करेंगे, जिससे हमारे किसानों को उनकी कीमत मिल जाए। और सरकार को देने में कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना पैसा है सरकार के पास जितना आप सोच नहीं सकते। कहां पैसे की कमी है बताओ। जो लोग जानकार हैं वो जानते होंगे, नोटबंदी के बाद यही तो बीजेपी कहती थी कि नोटबंदी हो जाएगी तो पैसा आ जाएगा, काला धन आ जाएगा। बताओ, नोटबंदी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कितना काला धन भारत का लेकर के आए, हमें बताएं वो लोग। कहां है वो काला धन?
बताओ कोई बचा हमारे किसान भाई बताइए? सब पैसा रखवा लिया उन्होंने हमारा आपका। और हमारी बूढ़ी बूढ़ी अम्मा ने जो छिपा के रखा था, माताओं बहनों ने, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनका भी पैसा निकलवाया, बाहर जमा करवा लिया बैंक में। ना काला धन आया, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ। बताओ पुलिस वाला भ्रष्टाचार कितना खत्म हो गया, हमें बता दो आप। तहसील वाला भ्रष्टाचार, हमारा आपका पैसा जमा करा लिया। और आज अगर हिसाब किताब लगाएं पत्रकार साथियों, हालांकि पत्रकार साथी मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कहां रस्सी फंसी हुई है इनकी, जो मदद नहीं कर पा रहे हमारे। ये मदद करना चाहते हैं। बताओ बाजार में पैसा कितना है आज? बाजार में पैसा पहले से ज्यादा है। और बताओ लॉकडाउन के अंदर किसान भाइयों, डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा, डीजल की कीमत बढ़ रही, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही। हमारे उज्ज्वला जो दिए थे सिलेंडर, अब बताओ 1000 के पास पहुंच गया। हम केवल ये जानना चाहते हैं कि ये महंगाई से, डीजल पेट्रोल से जो मुनाफा हो रहा है, जो सरकार पैसे कमा रही है, वो आखिरकार बताएं। यहां के किसान, यहां के नौजवान ये जानना चाहते हैं इस बात को। डीजल पेट्रोल महंगा, कोई नौकरी नहीं। बताओ नौजवानों, कहां नौकरी है तुम्हारे पास? बताओ रोजगार कहां है, कहां है? बताओ काम जो हम कर सकें। हमारे नौजवान किसान भाइयों सोचो, आपको ऐसे कानून में उलझा दिया और नौजवानों को मोबाइल दे दिया, ना वो काम की चिंता कर रहे, ना रोजगार की, ना नौकरी। लेकिन मुझे यकीन है इस बार जिन लोगों ने मोबाइल पे झूठ प्रचार कर करके सरकार बनाई है, इस बार ये लोग मोबाइल तोड़ देंगे और सरकार का भी घमंड तोड़ देंगे इस बार। सोचो कहां लेके जा रही है देश को, कहां लिए जा रहे हैं? ये कहते हैं विश्व गुरु बनेंगे। बताओ बिना किसान भाइयों के कैसे विश्व गुरु बन जाओगे आप? कि बिना खेती के कोई विश्व गुरु नहीं बन सकता। अमेरिका सबसे बड़ा ताकतवर देश है, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, वो लोकतंत्र में सबसे मजबूत है, वहां की आर्मी डिफेंस सबसे ताकतवर है, अर्थव्यवस्था में ताकतवर है। ये अलग बात है कि किसान की संख्या कम है, लेकिन वो अपने किसानों की खेती को घाटे की खेती नहीं बनने देता, अपने खजाने को खोल देता है और वहां की खेती को घाटे में नहीं जाने देता। हाँ, आप किसान को बाजार के भाव पे छोड़ रहे हैं। आप किसान अगर बाजार पे छूट जाएगा तो हमारे किसानों की मदद कौन करेगा? याद रखना, किसान भाइयों की कोई मदद कर सकता है तो वो है सरकार, मदद कर सकती है। और ये सरकार वो है जो किसानों की मदद नहीं करना चाहती है, किसानों को बर्बाद करना चाहती है। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, ऐसी सरकार के खिलाफ आप खड़े हो जाएं। और जो इतिहास के पन्ने जानते होंगे, इतिहास के पन्ने जिन्होंने पढ़े होंगे, जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा, जो इतिहास जानते हैं, इस भारत को गुलाम बनाया था एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाम बनाया था हमें, आपको, भारत को गुलाम बना दिया था। एक कंपनी आई थी भारत में, याद कीजिए, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई कारोबार करने, उसने हमें आपको गुलाम बना दिया। और यहीं के सभी लोगों ने मिलकर के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सबने मिलकर से इस देश को आजादी दिलाने का काम किया था। और याद कीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो कंपनी सरकार केवल एक कानून से बन गई थी। इतिहास के पन्ने पलटना आप, वो कंपनी थी। और कंपनी कब सरकार बन गई? क्योंकि लंदन में, ब्रिटेन में एक कानून पास कर दिया उस कंपनी को सरकार बनाने का, और उसी दिन वो कंपनी सरकार बन गई।
और सरकार बन करके उसने हमें और आपको न जाने कितने साल गुलाम रखा। सोचिए, एक कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को वो ताकत दे दी, वो सरकार बन गई एक कानून ने केवल। और हमारे लोग जो पढ़े लिखे लोग होंगे, क्योंकि विदेश मंत्री भी रहे आदरणीय सलीम शेरवानी साहब, वो जानते होंगे कि एक ही कानून ने बना दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को सरकार। और बताओ, भारत की सरकार सब बेच करके कंपनियों को दे रही है। बताओ, भारत सरकार सब चीज बेच करके कंपनियों को दे रही कि नहीं दे रही, बताइए आप। तो अगर एक कानून कंपनी को सरकार बना सकता है, तो ये वो कानून है जो देश को कंपनियों के हाथ में रख देना चाहते हैं। अगर 100 साल पहले, 150 साल पहले एक कानून ने कंपनी को सरकार बना दिया, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी सरकार को कंपनी बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इनके खिलाफ हमें सबको मिलकर के एक होना पड़ेगा। और कानून बनते हैं और बनाए जाते हैं और हटाए जाते हैं। ये कानून बना करते हैं और कानून हटा करते हैं। हमारे किसान भाइयों ने न जाने कब से देखा होगा। इसी प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जी भी रहे। बताओ, उन्होंने एक कलम से न जाने कैसा कानून खत्म किया था कि नहीं खत्म किया था। लेखपालों को न जाने कितना जमीन को लेकर के भ्रष्टाचार होता था। फैसला लिया, एक ही बार में सब साफ हो गए, एक ही फैसले ने। इसलिए अगर ये कानून बना सकते हैं तो ये किसान ताकत दे देंगे। ये कानून भी हटाए जा सकते हैं, साफ किए जा सकते हैं। और ये जब तक कानून नहीं हटेंगे, व्यवस्था नहीं बनेगी, तो हमारे किसान खुशहाल नहीं हो सकते। बीजेपी तर्क देती है कि किसान इस कानून को समझ नहीं पा रहे हैं। और जो तर्क देते हैं, कभी जानना, उनसे पता करना उन पे खेत हैं कि नहीं है। तर्क वो दे रहे हैं बीजेपी वाले जिन पे खेती नहीं है, न खेती कर रहे हैं। और अगर खेती कर रहे होते तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं घंटों में काम करते हों। ये जिन्होंने कानून बनाया है वो ऑफिस 10 बजे जाते हैं और 5 बजे ऑफिस खत्म हो जाती है उनकी। ये किसान है, ये घंटों में काम नहीं करा करते। हमारे किसान जब तक फसल तैयार ना हो जाए तब तक काम करते हैं, चाहे कैसा भी मौसम हो, कितनी भी परेशानी हो, हमारा किसान रुकता नहीं है। और फिर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कमाल के हैं। इन्हें बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती हैं, उन्हें बहुत सी चीजें नहीं समझ में आती हैं। समाजवादियों ने लैपटॉप बांटा था, हो सकता है कुछ गांव में चल रहे हों अभी भी। और समाजवादी पार्टी ने इसलिए लैपटॉप बांटे थे क्योंकि हम लोग लैपटॉप चलाना जानते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने इसलिए लैपटॉप नहीं बांटे हैं क्योंकि हमारे योगी मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते। उन्हें लाल टोपी से बहुत तकलीफ है। उन्हें लाल टोपी से बहुत तकलीफ है उन्हें। लेकिन इधर सुना है, जब से समाजवादियों ने जवाब दे दिया तब से लाल टोपी नहीं बोल रहे हैं। वैसे एक चीज मैं बता दूं आपको, जितनी अच्छी हमें लाल टोपी लग रही है, जितनी अच्छी लाल टोपी हमें लग रही है, अगर कभी मुख्यमंत्री जी एक बार पहन लें तो कितने सुंदर दिखेंगे, आप सोच नहीं सकते। और फिर ये लाल रंग कोई हमारा नहीं है, ये लाल रंग क्रांति का रंग है। और मैंने कई मौकों पर कहा ये इमोशंस का रंग है, इमोशन का रंग है, ये भावनाओं का रंग है लाल। जब हम खुश होते हैं तो हमारा चेहरा लाल होता है, दूसरी तरह से खिलखिला जाता है। हम दुखी होते हैं तो हमारे कान लाल हो जाते हैं। और जब कभी हमारा मुकाबला पुलिस से होता है तो देखा होगा हमारा भी मुंह लाल और उनका भी मुंह लाल। और ये पुलिस वाले तो वैसे ही चक्कर में फंस गए, वैश्विक महामारी में इनके भी पैसे कट गए हैं। कोई बता दे पुलिस वाला जिसका पैसा ना कटा हो, एक बता दो हमें। कोई खड़ा हो, एक बता दे वेतन कटा है कि नहीं कटा है।
आप जब जाओ तो पुलिस वाले के बगल से गुजरोगे तो पूछना, बताओ वैश्विक महामारी में तुम्हारा नोट पानी कटा कि नहीं कटा, ये बताओ पहले। और ये भी जानते हैं कि वैश्विक महामारी में डंडा लेकर के वसूली भी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, बताओ। समाजवादियों ने ये गाड़ियां दी इनको 100 नंबर वाली गाड़ी, और हमारे बाबा जी ने 112 कर दी। ये नाम बदलने वाले हैं। अभी मैंने एक पत्रकार साथियों का कहा कि ये लखनऊ में आयो, जिस नाम से आयो जरूरी नहीं है उसी नाम से वापस चले जाओ। अगर लखनऊ गए एक नाम से और जब वापस आओगे तो हो सकता है दूसरा नाम हो जाए तुम्हारा। हमारे मुख्यमंत्री जी नाम बदलने वाले मुख्यमंत्री हैं, उद्घाटन का उद्घाटन करने वाले हैं, शिलान्यास का शिलान्यास करने वाले हैं। और जितने उन बातों को मैं नहीं कहना चाहता हूं, जिन बातों को मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं कुछ, उन बातों को मैं नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन कहावत है एक, मैं कहावत तो जरूर सुना दूंगा। अब एक कहावत बहुत पुरानी सुनी होगी आपने, एक बहुत पुरानी कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा। सुनी कि नहीं सुनी कहानी बताओ, अंधेर नगरी चौपट राजा। और जो हमारा उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा। जिसको भी देखना है तो यूपी में आ जा। बताओ कानून व्यवस्था की क्या हालत कर दी है, क्या हालत कर दी कानून व्यवस्था की। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं ठोक दो, विधानसभा में कहते ठोक दो, और ठोक दो के चक्कर में पुलिस को नहीं पता किसे ठोक दें और जनता को ये नहीं पता किसे ठोक दें। बताओ हमारी ऐसी सरकारें चल रही हैं। इसलिए इन सरकारों पे भरोसा मत करो किसान भाइयों। मैं आपसे इस महापंचायत के माध्यम से इतना ही अपील और निवेदन करने आया हूं कि अगर आप किसान हैं तो समाजवादी पार्टी के लोग भी किसान हैं, और आप लड़ाई में हैं तो समाजवादी पार्टी आपकी लड़ाई के साथ खड़ी हुई है। और हमने राकेश टिकैत जी को भी कहा, जिस समय तकलीफ में थे, जिस समय वो किसानों के आंदोलन को लेकर के भावुक हो गए, जिस समय किसान का आंदोलन इतने दिन सर्दी में चलाया, और जब वो भावुक हो गए तो आपने सबने टीवी पर देखा। उसी दिन मैंने उन्हें फोन किया और कहा कि आप बहादुर बाप के बहादुर बेटे हैं, आप घबराओ मत, समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है। और हम लोगों ने आंदोलन किया। हम लोग किसान यात्रा लेकर के जाना चाहते थे किसानों के संग। अगर देश में कोई किसान आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार हुआ तो वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी और हमें गिरफ्तार किया इन पुलिस के लोगों ने। और याद रखना साथियों, ये बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है। जो फैसले लिए इन्होंने सब गलत फैसले लिए हैं, देश को बर्बाद करने वाले फैसले लिए हैं। नोटबंदी खराब फैसला, जीएसटी गलत तरीके से लागू की है, और ये लॉकडाउन जो किया था जिसमें मजदूर गए थे हमारे पैदल चल करके, पैदल चलते चले गए, 90 लोगों की जान गई, एक ही परवाह नहीं की इन्होंने, कोई मदद नहीं की। अगर उस समय मजदूरों की किसी ने मदद की तो समाजवादी पार्टी ने मदद की, और मरने वाले मजदूरों को 90 के 90 को 1-1 लाख रुपए समाजवादी पार्टी ने मदद की है। इसलिए ये ऐतिहासिक जगह है, ये हमारे किसान आंदोलन की ऐतिहासिक भूमि है। ये किसान आंदोलन की ऐतिहासिक भूमि है, धरती है। ये हमारे जितने लोग बैठे हैं,
इन्होंने बहुत सारे हमारे बुजुर्गों ने चौधरी चरण सिंह जी को देखा है, उनके साथ खड़े होकर के किसानों की लड़ाई लड़ी है, और उनकी पार्टी, उनके परिवार के लोग भी अभी हमारे साथ गठबंधन में हैं। आरएलडी अभी गठबंधन में हमारे साथ। ये लोहिया के लोग हैं, नेताजी के लोग हैं यहाँ पर। नेताजी और लोहिया के सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं। और यही धरती पर जब शहीद हुए थे किसान, उस समय देश का कानून बदल गया था जमीन को लेकर के, और जमीन हमने भी ली, लेकिन एक भी किसान को लाठी नहीं लगने दी, और किसानों ने हमारी मदद की और जमीन ले ली। जितनी अच्छी ये सड़क बनी है, 160 किलोमीटर की बनी है, समाजवादी पार्टी ने इसकी दुगनी बना दी, कम पैसे में भी बनाई और इससे अच्छी भी बनाई, और एक भी किसान को हमने अपमानित नहीं होने दिया। और किसानों ने कहा कि हमें मुआवजा अच्छा मिलना चाहिए, तो हमने किसान भाइयों को बुलाया, पूछा कि आप कितने मुआवजे में हमें दे दोगे ज़मीन। किसान भाइयों ने कहा कि हम इतने गुना दे देंगे। उस समय कानून नहीं बना था भारत का, ज़मीन अधिग्रहण नियम नहीं आए थे, वो कानून नहीं बना था। मैंने किसान भाइयों से कहा कि जो आप कह रहे हो 4 गुना, मैंने कहा सर्किल रेट पहले बढ़ाऊंगा, उसके बाद 4 गुना मुआवजा आपको दूंगा। तो मैंने सर्किल रेट बढ़ा करके अपने किसान भाइयों का 4 गुना मुआवजा दे करके, और 3 महीने के अंदर हमारे किसान भाइयों ने पूरी जमीन दे दी। और उसका परिणाम ये था कि देश का सबसे सुंदर एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ 22 महीने में तैयार करके रख दिया। एक भी किसान हमसे नाराज नहीं है। और जब उसका उद्घाटन का ट्रायल हुआ था, अगर याद हो, आपके यहीं के लोगों को याद होगा, एयरफोर्स के लोगों से हमने कहा कि ये हाईवे पे हवाई जहाज उतारना है, सुकोई मिराज उतारना है, तो उन्होंने कहा कि हम मिग लेके आएंगे, पहले हम यहां पर उतारेंगे। मिग यहां पर उतरा था, अगर याद हो तो। सबसे भारी हवाई जहाज हरकुलस को भी आपके एक्सप्रेसवे पे उतारने का काम एयरफोर्स ने किया था। तो ये समाजवादी पार्टी है जिसने सड़क ऐसी बना दी कि जिस पे हाईवे पे जो चाहो वो उतार लो। ये इसलिए बनाए कि हम लोग देश के भविष्य को समझते हैं कि देश का भविष्य कैसे बेहतर होगा। इसलिए ये वो भी जगह है जिस जगह से जब मैंने साइकिल यात्रा चलाई थी, यहाँ पर होंगे बहुत सारे लोग जिन लोगों ने साइकिल हमारे साथ चलाई थी, अलीगढ़ और टप्पल और आसपास के मथुरा के लोग। उस समय जो मुख्यमंत्री थी वो भी कम नहीं थी मुख्यमंत्री, वो भी थोड़ी ज़्यादा सख्त थी, अन्याय वो भी कर रही थी, और जनता चाहती थी कि हट जाइए सरकार। तो मुझे याद है कि टप्पल पे यहीं पर मैं हाईवे पे चढ़ गया था, साइकिल चलाते हुए मथुरा पहुंच गया था, और मथुरा से लेकर के जब तक लखनऊ पहुंचे, चुनाव हुआ तो सरकार साफ हो गई, सरकार नहीं बची। इसलिए 100वां दिन है, किसान आंदोलन कर रहे हैं हम, पंजाब के, हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के किसानों को हम बधाई देना चाहते हैं। और यहाँ भी जो लोग बैठे हैं किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग, हम सभी किसान भाइयों का स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के किसानों को जगाने का काम किया है। इसलिए हमें अपने किसान भाइयों पर गर्व है। हमें समाजवादी पार्टी के लोग हम भरोसा दिलाते हैं, इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, और जब कभी हमें मौका मिलेगा ऐसे काले कानूनों को उठा करके फेंकने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। सरकार को मौका दीजिए, क्योंकि इस व्यवस्था से हमारा किसान नहीं खुशहाल होगा। कुछ लोग तो हो सकते हैं पैसे वाले हो जाएं, लेकिन हमारा गरीब किसान पैसे वाला नहीं हो सकता। इसलिए इन कानूनों के खिलाफ हैं। ये ऐतिहासिक और किसानों की धरती है। मैं एक एक किसान का धन्यवाद देता हूं। अपने जो अब हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह जी का, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उनके साथ जितने भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। और इस कार्यक्रम के लिए भी बहुत बहुत आपको मुबारकबाद कि इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है। हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उनके सहयोग में जितने नेता बैठे हैं पीछे, ये जितने नेता हमारे बैठे जिन्होंने समय समय पर उनका सहयोग किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक एक कार्यकर्ता जो उस मंच पर हैं, सामने आए, मैं सबको बधाई देता हूं। इसे उम्मीद और भरोसे के साथ
इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि ये संघर्ष, ये लड़ाई लगातार ऐसे ही चलती रहेगी जब तक हम लोग उत्तर प्रदेश से और दिल्ली से काले कानून वापस न करा दें। हम लोग लगातार किसानों की इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसानों का, बहुत बहुत बधाई देते हैं नौजवानों का। नौजवानों कोई भविष्य बेहतर कर सकता है तो ये समाजवादी नीतियां हैं, समाजवादी कार्यक्रम हैं जो आपको आगे ले जाएंगे, आपके भविष्य को बेहतर करेंगे। और किसान भाइयों, ये लड़ाई आपकी ज़रूर है, लेकिन भारत के भविष्य की भी लड़ाई है। कल हमें क्या जवाब देना पड़ेगा आने वाली पीढ़ी को, जो हमारे इन कानूनों के पास हो जाने के बाद बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए आपकी लड़ाई जरूर है, लेकिन देश की और किसान के भविष्य की लड़ाई है। हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.